वेनेजुएला के सदर जो मादुरो हैं उनको अलोंग विद द फर्स्ट लेडी किडनैप कर लिया जाता है। जो उनका वो पैलेस है वहाँ पे एक ऐसा सेफ रूम है जो कि शीशा पिलाई हुई दीवारें हैं। हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं पैलेस पे, वो दौड़ते हुए अपनी फर्स्ट लेडी ऑफ वेनेजुएला को साथ लेके उस सेफ हाउस तक, उस सेफ रूम तक पहुंचना चाह रहे हैं। इन बिटवीन उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। मडुरो पे इल्जाम आयद है कि वो ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी डकैती है और एक जारहाना कार्रवाई है और ये पहली कार्रवाई नहीं है। ये एक्शन तो प्लान होना शुरू हो गया था 1998 से। वेनेजुएला के पास 6 गुना ज्यादा क्रूड ऑयल मौजूद है। नेचुरल, रियल, लीगल रिसोर्सेज से फंडिंग नहीं हो सकती। फंडिंग के लिए आपको इलीगल सोर्स रिसोर्स की जरूरत है और वो है ड्रग्स। मडुरो ने ये कहा कि अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, टॉक करना चाहते हैं, वी आर रेडी फॉर इट। चाइना, आपके इल्म में होना चाहिए कि 91% ऑफ द रेयर मिनरल्स की जो इंडस्ट्री है उसका वो चाइना के पास है। चाइना अब इसी प्रेसिडेंस को लेके, इसी ये जो सेट पैटर्न तरतीब दे दिया यूएस ने, अब चाइना ताइवान की तरफ नजरें गाड़े हुए है और वो कोई ना कोई इसमें इंतहाई इकदाम करेगा। ऑयल तो कहते हैं बहुत छोटी चीज है सर, इट्स अ चेरी ऑन द टॉप। असल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिस पर नजर है। असल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिस पे नजर है। जिस वक्त अमेरिका वेनेजुएला का ये सारे का सारा कंट्रोल संभाल लेगा तो चाइना को कॉर्नर करेगा। नाज़रीन, 3 जनवरी 2026 रात के 2 बजे 150 अमेरिकी जहाज वेनेजुएला के शहर कैरक्स में आते हैं। प्रेसिडेंशियल हाउस के ऊपर डेल्टा फोर्स उतरती है। घन गरज है गोलियों की और कुछ धमाके सुनाई देते हैं। सुबह खबर आती है कि कैरक्स के प्रेसिडेंशियल पैलेस से वेनेजुएला के सदर मडुरो अलोंग विद हिज फर्स्ट लेडी किडनैप हो जाती हैं और किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिकी अदालत में मुकदमा चलता है और उसके बाद उन्हें नार्को दहशतगर्द करार दिया जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री की यह सबसे बड़ी डकैती कैसे है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीरुद्दीन बाबर आवान साहब। अमेरिकी 150 हेलीकॉप्टर्स कैरक्स में दाखिल होते हैं, प्रेसिडेंशियल पैलेस पे लैंड करते हैं और उसके बाद पता चलता है सुबह को कि वेनेजुएला के सदर जो मादुरो हैं उनको अलोंग विद द फर्स्ट लेडी किडनैप कर लिया जाता है। मडुरो पे इल्जाम आयद है कि वो ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। यही इल्ज़ाम लेके आगे बढ़े हैं अमेरिकन्स। मडुरो को एक बहुत बड़ा अटैक, इसे मैं रॉबरी अटैक कहूँगा, डेकॉइट्स का अटैक कहूँगा, क्योंकि जिस अंदाज में, यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी डकैती है और एक जारहाना कार्रवाई है और ये पहली कार्रवाई नहीं है। अब से कोई 33 बरस पहले भी पनामा में ऐसा ही एक किस्सा हुआ था और वहाँ के सिस्टम को हिला के रख दिया गया था। वो चूंकि आज हमारा मौजू नहीं है, फिर किसी वक्त उसको डिस्कस कर लेंगे। ये सेकंड अमेरिकन इन्वेजन है इस सिलसिले की, ये दूसरी जो वेनेजुएला में हुई है। और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडुरो को रात की तारीकी में, रात तकरीबन 2 बजे स्टार्ट हुआ ऑपरेशन। वो उनको थ्रेट्स थी, वेनेजुएला प्रेसिडेंट को थ्रेट्स थी, आगे चल के बताते हैं। लेकिन बाहर क्या, वो सो रहे थे। अब जो प्रेसिडेंसी है, जो उनका वो पैलेस है, वहाँ पे एक ऐसा सेफ रूम है जो कि शीशा पिलाई हुई दीवारें हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि उस रूम के अंदर अगर आप घुस जाते हैं, आप अगर उसमें पनाह हासिल कर लेते हैं तो फिर वहाँ से निकालना एक अच्छी खासी टाइम टेकिंग जॉब है। टाइम मैटर्स, टाइम ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई की। ये ऑपरेशन CIA ने किया। ये ऑपरेशन जो है ये उनकी डेल्टा फोर्स है, डेल्टा फोर्स ये ऑपरेशन कर रही है। और चूंकि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, US के एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो ओशन में मौजूद हैं और एक जानिब पैसिफिक ओशन है, एक जानिब अटलांटिक ओशन है और अटलांटिक ओशन की दूसरी जानिब नॉर्थ अमेरिका है। अगर आप मैप में देखें, वर्ल्ड मैप में, तो राइट साइड पे सारा यूरोप आ जाता है आपका। और यहाँ पे ये सारी गुफ्तगू करने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि यहाँ पे किसी ज़माने में फ्रांस का भी कब्ज़ा है साथ की एक रियासत पे, और इसी तरह से हॉलैंड का, कहाँ हॉलैंड है यूरोप में, उसका भी यहाँ पे कब्ज़ा है, तसल्लुत है। और
ये जो एक्शन है ये बहुत पहले से स्टार्ट हो गया, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। अब एक्शन कैसे होता है जी, हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हैं, हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं पैलेस पे, और डेल्टा फोर्स जो है वो अचानक पैलेस के अंदर एंटर हो जाती है। बिल्कुल। प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि कुछ हो गया है रूफ टॉप पे। वो सो नहीं रहे, उनको सोते को नहीं जगाया गया। ठीक है। वो दौड़ते हुए अपनी फर्स्ट लेडी ऑफ वेनेजुएला को साथ लेके वो उस सेफ हाउस तक, उस सेफ रूम तक पहुंचना चाह रहे हैं कि इन बिटवीन उनको इंटरसेप्ट किया जाता है और वहां से उन्हें पिक कर लिया जाता है, उठा लिया, यानी वो सेफ रूम तक नहीं पहुंचने नहीं दिया पहुंच गया। सके। क्योंकि अगर वो सेफ रूम में पहुंच जाते हैं तो ऑल्दो वो सेफ रूम पूरे का पूरा उठाया जा सकता था, उस सारे के सारे को रिमूव किया जा सकता, और उसको ब्लास्ट के जरिए या किसी तरीके से खोला नहीं ब्लास्ट जा ना सकता। भी करते, उसको खोलने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने पूरे का पूरा वो सेफ रूम उठा लेना था और वो ले जाना था, फिर वहां जाके खोल लेते। ओके। लेकिन इसके लिए एक अच्छी खासी एक्सरसाइज की जरूरत, यानी ये 2 घंटे के बजाय 4 घंटे 10 घंटे लग सकते 10 घंटे लग सकते थे, लेकिन टाइम शॉर्ट था। बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ ही वक्त में कुछ और भी हो सकता था। अच्छा, ये जहाज जो थे, एयरक्राफ्ट जो थे, वो बिल्कुल रूफ के ऊपर थे, तो वेयर वाज द सिक्योरिटी ऑफ दैट पैलेस एट द टाइम? सर, दिस इज द पॉइंट। अब वहां पे एक शोरो हंगाम है, एक जबरदस्त किस्म की तहरीक का आगाज हो चुका है। वहां की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो भी गमो गुस्से का इजहार कर रही हैं, और मडोरो जो है, मडोरो के हक में वहाँ पे एजिटेशंस भी हो रहे हैं, और बड़े खूनी किस्म के जो एजिटेशंस वहाँ पे देखने में आए हैं। वहाँ पे आग लगाई जा रही है और इस तरह के जो राइट्स हैं वो हो रहे हैं। लेकिन सर, कैसे मुमकिन था ये फोर्सेस, ये सिक्योरिटी फोर्सेस उस वक्त कहाँ थी जब एक बहुत बड़ा फ्लीट, एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय हेलीकॉप्टर्स का पैलेस पे लैंड कर रहा था? वो ऑल द वे लॉन्ग एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हैं और वो वेनेजुएला के एक जजीरे पे, जहाँ पे प्रेसिडेंसी है, जहाँ पे पैलेस है, वहाँ पे वो आके लैंड करते हैं पैलेस पे, और फिर वहाँ से वो उस शख्स को जिसको वो लेने आए हैं उसे वो निकाल भी लेते हैं। और वो कोई आम आदमी नहीं है। और वो कोई आम आदमी नहीं है, वो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला का। ये एक्शन एक दिन का नहीं है, ये एक्शन तो प्लान होना शुरू हो गया था 1998 से। इसके जो ताने बाने थे ये शुरू हो चुके थे 19, जब इन्होंने हाइड्रोकार्बन रूल्स बनाए थे। रूल्स बने। सबसे पहली बात ये कि जब ये सारे के सारे जो एसेट्स थे ये नेशनलाइज किए गए। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आते हैं, ये नार्को दहशतगर्द क्यों कहा गया? मैं उसके लिए ड्रग कार्टल्स क्यों कहा गया इनको अदालत में पेश करते हुए? उन्होंने इनकार किया सेहत जुर्म से। उसके लिए मैं जो है ना ये चीज बताना चाहूंगा कि अमेरिका की कहाँ नजर थी। अमेरिका यहाँ पे क्रूड ऑयल निकालता था, बायर था, ठीक है जी। और अमेरिका की 3 कंपनीज जो थी, बड़ी कंपनीज, शेवरॉन, एक्सॉन, जी एक्सॉन, ये यहाँ से ये क्रूड ऑयल निकालती थी। और ये जो क्रूड ऑयल है ये अमेरिका में जो ऑलरेडी प्रोसेसिंग होती है वो बड़ा लाइट वेट है, ये हैवी क्रूड ऑयल है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड किस्म की स्टाफ की और बड़ी स्पेसिफिक जो इंडस्ट्री है उसकी ज़रूरत थी। और वो जो क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज अमेरिका के साउथ अमेरिका में जो लगाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वेनेजुएला के क्रूड ऑयल के लिए लगाई गई थी। अच्छा, पहले से नजर थी। वेनेजुएला के पास कितना ऑयल है? अमेरिका के पास 55 बिलियन बैरल्स हैं। तो ये तो ये 6 गुना ज्यादा। सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पे रिफाइनरी है, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, और अमेरिका जो है वो 55 बिलियन बैरल्स का मालिक है। तो वेनेजुएला के पास 6 गुना ज्यादा क्रूड ऑयल मौजूद है। बहुत बड़ी मंडी। ये 1922 में दरियाफ्त हुआ था। दरियाफ्त हुआ। उसके बाद 1976 में वो कौमे आए गए और फिर उन्होंने अपनी नेशनलाइज कर लिया। और फिर उसके बाद अमेरिका जो था वक्त के साथ साथ अमेरिका को वहां से किक आउट भी कर दिया। हाँ बिल्कुल, तमाम ऑल्दो अमेरिका वाज द बायर। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि अमेरिका ने इस पे सैंक्शंस लगाई। ये 2014 में 2014 में जो ऑयल की मंडी थी, आलमी मंडी में, इसके भाव गिर गए। हाँ, $30 बैरल तक पहुंच गए। $8 बैरल थे जी। तो वो जब वो गिरते हैं तो ये
इनकी जो इकोनॉमी है ना ये बर्बाद हो जाए। और फिर 80 लाख लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। 80 लाख लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं और यहाँ पे रोटी के लाले पड़े। हाँ, भूख और दवाइयों की कमी। ये भी सारा प्लान था सर। यानी इकोनॉमी को क्रैश किया गया पहले किया वेनेजुएला गया। की। ये प्लान डकैती है सर, ये ऐसे एक दिन की डकैती नहीं है। और ये डकैती की सबसे बड़ी चौधरी ने दुनिया के। सबसे बड़े चौधरी ने, ये दुनिया के सबसे बड़े चौधरी ने ये डकैती की, और वो चौधरी वक्तन फवक्तन इस चीज़ का ऐलान कर रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसे। इस डकैती के लिए खुद को मिलने वाला नोबेल प्राइज सेक्रीफाइस किया गया। हाँ, ये वेनेजुएला की जो भर्ती हुई ऑपोजिशन लीडर हैं उनको मारिया। दिया गया। मारिया को ये पीस जो नोबेल प्राइज है, ये जो नोबेल अवार्ड है, ये उनको दिया गया। और फिर उसके बाद एक और चीज़ मैंने देखी कि मारिया पुचाटो को जब नोबेल प्राइज मिला तो शी डेडिकेटेड टू डोनाल्ड ट्रंप एंड शी सेज के आई एम वर्थ हैप्पी टू वर्क विद हिम, वर्क विद डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सेक्रीफाइस किया था। और ठीक अक्टूबर में ये प्राइज मिलता है और नवंबर 2025 में एक मीटिंग होती है सीक्रेटली। यस, हाँ, ये अमेरिका में होती है और ये मारिया जो है ये उस मीटिंग में शामिल हो रही। मतलब सिटिंग गवर्नमेंट नहीं, और उस मीटिंग में फ्यूचर ऑफ वेनेजुएला डिस्कस होते हैं और इन्वेस्टमेंट प्लान्स डिस्कस होते हैं। घर को आग लग गई घर के चिराग से। ऑपोजिशन लीडर ने कंस्पायरेसी में एक बड़ा मेजर रोल अदा किया। 2024 से ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ, 2025 में नोबेल प्राइज़ मिला, और फिर 2025 के बाद जनवरी में ये ट्रंप अनाउंस करते हैं कि वेनेजुएला ने हमारे एसेट्स पे कब्जा किया, स्टोल किया, हमारे चोरी किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, सोशलिस्ट स्टोलन आर एसेट्स। लेकिन सर 1926 की रेजोल्यूशन है यूएन की, तो उसमें तो बाकायदा तौर पे लिखा है कि आप अर्थ मिनरल्स के और जो आपके पास मौजूद चीजें वो आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, वो सल्तनत उसकी मालिक है जिसके वो। लेकिन सर ये कभी हुआ क्या? ये तो होने नहीं देते। उस मीटिंग में मारिया पुचाटो भी गई और मारिया डोनाल्ड ट्रंप वाज देयर आल्सो। यस ऑफ कोर्स, बोथ अटेंडेड द मीटिंग। और उसमें अंडरहैंड क्या क्या डील्स हुई होंगी, ये डील्स पहले से हो चुकी हैं सर। ये अब नहीं हो रही, आइंदा नहीं होने जा रही। ये सारी की सारी प्लानिंग पहले से हो चुकी है। एक तो सबसे पहले आप ये ज़हन में रखिए कि ये जो ड्रग कार्टेल का जो इल्ज़ाम आयद किया गया है पूरी की पूरी फैमिली पे, इसमें उनकी मिसेस को भी इन्वॉल्व किया गया है, उनके बेटे को भी इन्वॉल्व किया गया है और उनको इन्वॉल्व किया गया है। इसकी चंद एक वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि कोलंबिया बॉर्डर लाइन है, बिल्कुल वेनेजुएला और कोलंबिया साथ साथ हैं। एक जानिब पैसिफिक ओशन है और एक जानिब आपका अटलांटिक ओशन है। ये जितनी भी स्मगलिंग हो रही है ये सारी अटलांटिक ओशन से हो रही है, जिसके लिए वेनेजुएला की हदूद में दाखिल होना जरूरी है। द मेजर मैन्युफैक्चरर नहीं तो स्मगलिंग कोलंबिया से हो रही है, वहां पे क्या है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, कोलंबिया से हो नहीं सकती। कोलंबिया नहीं हो सकती। कोलंबिया से वेनेजुएला लाना मजबूरी है। दूसरी जानब ब्राजील है, समझ रहे हैं ना आप। और किसी एक ज़माने में स्पेन और पुर्तगाली जो है उनका इसी सरजमीन के लिए क्लैश भी हुआ है। ये 14वीं सदी की बात है, क्लैश हुआ है स्पेन का और ब्राज़ील का इसी सरजमीन के लिए। मतलब ये खिता जो था ये इतना जरखेज़ था, 14th सेंचुरी में पता था कि ये बड़ा जरखेज़। सवाल ये पैदा होता है कि वाई वेनेजुएला और कैरेक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर स्मगलर्स। सर चूंकि वहाँ पे सी पोर्ट है, और वहाँ पे बहुत आसान है। एक जानिब यूरोप है, अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यूरोप है, वेस्ट की तरफ अगर आप जाते हैं तो पुर्तगाल है। कौन सा ड्रग इनको जो है वो एक्सपोर्ट करना है वहाँ से? या कोकेन का मेजर प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? कोकेन की कोलंबिया में हो रही है। और कोलंबिया की सारी कोकेन जो है वो थ्रू वेनेजुएला आगे जा रही है। अब ये इल्ज़ामात, मैं तो इल्ज़ाम आयद नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरी रिसर्च है वो ये बताती है कि ईरान ने वेनेजुएला में कई ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अहमदीनेजाद वाज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, तो उनके दौर में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये इन्वेस्टमेंट हुई है वेनेजुएला में। अच्छा सर, 3 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले यानी 1 जनवरी को उन्होंने एक स्टेट टीवी को इंटरव्यू दिया मडोरो ने, और उन्होंने कहा कि इफ़ अमेरिकन यूएस के हवाले से उन्होंने कहा कि इफ़ दे वांट टू सीरियसली डिस्कस एन एग्रीमेंट टू कम बैक ड्रग ट्रैफिकिंग वी आर रेडी
कि अगर आप उसमें बात करना चाहते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले जी, से, उन्होंने तैयार खुला है। रास्ता दिया। हाँ। मेडोरो ने ये कहा कि अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, हाँ। टॉक करना चाहते हैं, वी आर रेडी फॉर इट। हम्म। अगर आप यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं ऑयल के हवाले से, हाँ। वी आर रेडी फॉर इट। हाँ, हम बिल्कुल। अपनी सरजमीन जो है उसको खोलते हैं आपके लिए। माइग्रेशन वगैरह के और जो इमिग्रेशन के मामलात हैं उसके लिए भी हम अपने खित्ते को हाजिर हैं। हाँ, हर वो तरह कहते की हैं हम वी डील वेलकम आपके फॉर यूएस इन्वेस्टमेंट लाइक विद शेवरॉन। शेवरॉन एक बहुत बड़ी कंपनी थी। शेवरॉन बहुत बड़ी कंपनी थी हाँ। और वो और उन्होंने ये ओपन ऑफर दे दी, लेकिन मकसद ये नहीं था ना सर। हाँ। मकसद तो ये था ही नहीं। हम्म। बिजनेस तो वो करना ही नहीं चाह रहे थे, पार्टनरशिप तो उन्हें रिक्वायर्ड ही नहीं थी। हम्म। वो तो वहां पे एक पपेट रजीम कायम करने का ख्वाब देख रहे थे। उसके लिए अमेरिका ने ये कहा कि हम यहाँ पे ऑन ग्राउंड ट्रूप्स भी भेज सकते हैं अगर आप नहीं संभालेंगे। अच्छा, ये ना सर, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अमेरिका की डील पहले से हुई। इस वक्त के बरसरे इक़्तिदार जो वाइस प्रेसिडेंट को ये ओहदा दिया गया है, इस वक्त कमान उनके पास है, उनके साथ ये पहले डील हो गई है। बिल्कुल से, और गद्दार वहीं पे होंगे। और हाँ, घर को आग लग गई घर के चिराग से। लालच में ये फैसले हो चुके हैं और ये बड़े भुगतने पड़ेंगे। तो बड़े सारे रडार सोए पड़े हुए हैं, सारी सिक्योरिटी सोई पड़ी सुला हुई दी है। गई, सुला दी गई। सर आप ये देखिए कि मारिया के साथ क्या हुआ। हाँ, उसको तो वो नहीं मिला जो चाहिए था जो उसे। चाहिए था वो नहीं मिला। हाँ। वो तो फारिग हो गई। हाँ। जीरो। बिल्कुल। मींस के वो कहते हैं दिखानी सजी ते मारनी खबी। हाँ। तो तय ये था, जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, जिनके पास केयर टेकर्स जो हैं, उनके साथ ये मामलात पहले से तय हो गए थे। ये एक धमकी है ऑन ग्राउंड ट्रूप्स वाली ना, कि मैं ऑन ग्राउंड ट्रूप्स भेज दूंगा और मैं कंट्रोल संभाल लूंगा, मुझे अपने तरीके का वहाँ पे सारा निज़ाम चलाना है। ये अमेरिका नहीं करेगा कभी भी। अमेरिका इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे वेनेजुएलियन जो है वो सर रेजिस्ट नहीं, करेंगे। अमेरिका ने जहाँ जहाँ भी ऑन ग्राउंड ट्रूप्स भेजे हैं ना, कठपुतली हुकूमत है। वहाँ पे ऑन ग्राउंड ट्रूप्स को नुकसान पहुँचा। कठपुतली हुकूमत चलाना चाहेंगे वहाँ पे वो कठपुतली हुकूमत चलाना चाहेंगे और वो क्या करेंगे, वो कंट्रोल संभालेंगे। वो सबसे पहले तो ये करेंगे कि वहाँ से वो क्रूड ऑयल जो है उसकी जो उसको निकालने का जो अमल है, रिफाइनरी क्रूड ऑयल जो निकालना है, वो उसको कम से कम ट्रिपल कर देंगे। हाँ, ठीक है, 3 बिलियन पर डे। जी, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि वो जो रिफाइनरीज साउथ अमेरिका में मौजूद हैं, वो रिफाइनरीज बंद पड़ी हुई हैं। अमेरिका के पास उसका रॉ मटेरियल नहीं है वो रिफाइनरी चलाने के लिए। तो जो उनके इकोनॉमिस्ट हैं और उनके जो ताजर बरादरी है, उनकी ये डिमांड थी कि ये हमारी जो इंडस्ट्री लगी हुई है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, रिफाइनरीज हमने लगाई हुई हैं, और ये वो भारी क्रूड ऑयल के लिए लगाई गई हैं। इसमें लाइट वेट क्रूड ऑयल जो है वो तो रिफाइन करने की मशीनरी नहीं है। इस मशीनरी को चलाने के लिए, इस ड्राई मशीनरी को चलाने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा वाइट एलिफेंट बन चुका था, ये क्रूड ऑयल लेना इंतहाई ज़रूरी था। अब आपका वो सवाल कि ड्रग कार्टेल के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। देखें सर, बात यह है कि ये किसी न किसी हद तक इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। वेनेजुएला में हमास की मौजूदगी भी पाई जाती है, तालिबान की मौजूदगी भी पाई जाती है। इसी तरह से जो आपके गज़ा में है, क्या नाम है उनका, वो जो हमास और एक और भी है वो हिजबुल्लाह की भी मौजूदगी वहाँ पाई जाती है वेनेजुएला में। और ट्रिलियन ऑफ डॉलर की अहमदीनेजाद की इन्वेस्टमेंट है वेनेजुएला में। बिल्कुल। ठीक हो गया सर। ईरान का मफाद भी जुड़ा है। मफाद जुड़ा है, ईरान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो कि नजर आ रहा है कि अब जो सबसे पहला इकदाम होगा वो ईरान, ये जो, अच्छा, वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगी हुई हैं पिछले 10 साल से। बिल्कुल ऐसे कि ना कोई ऑयल खरीद सकता है, ना कोई मिनरल्स खरीद सकता है, ना उनके साथ कोई तिजारत कर सकता है। और छुप के तिजारत कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। चाइना, आपके इल्म में होना चाहिए कि 91% ऑफ द रेयर मिनरल्स की जो इंडस्ट्री है उसका वो चाइना के पास है। हाँ, उसको प्रोसेस करता है। और ये मोनोपोली है चाइना की मोनोपोली है, और अमेरिका भी चाइना से परचेज करता है। हाँ। ठीक है सर। बेसिकली अब ये पॉइंट आ गया कि बुनियादी तौर पे वेनेजुएला, अच्छा, फिर इसी वजह से जो टैरिफ वॉर का आगाज किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो चाइना ने उसका बाइकआउट किया, और उसके बाद उसने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पर पाबंदी लगा दी थी एक्सपोर्ट पर। तो फिर फुट बैक करना पड़ा था डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि चाइना की इस मोनोपोली को तोड़ना है। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये जो वेनेजुएला है, इसका ये बेस्ट फ्रेंड हो जाता है चाइना का, बेस्ट फ्रेंड हो जाता है
रशिया का और चाइना शैडो फ्लीट के जरिए ले ऑयल जा रहा परचेज कर रहा है, ले जा सबसे रहा बड़ा बायर बना यस वो सब कुछ यहाँ से खरीद रहा तो है इसका मतलब उसने चाइना को यहाँ पर, अमेरिका को यहाँ पर भी चैलेंज किया, चाइना ने खरीद के। जी। अब ईरान ऑलरेडी इनके साथ, ईरान ने बिल्कुल बड़ी मिकदार में यहाँ से इस मंडी को इस्तेमाल किया इस्तेमाल किया। ठीक। अच्छा सर, अब सूरत हाल ये है कि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि रशिया ने भी मुस्कुरा के एक बयान जारी कर दिया, कंडेम किया मुस्कुरा के। चाइना ने भी मुस्कुरा के इतना बड़ा एलाय, इतना बड़ा दोस्त परचेज कर रहा है, मतलब खुफिया तरीके से यहाँ का वो क्रूड ऑयल भी लेके जा रहा है, रेयर मिनरल्स भी लेके जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा इकदाम आपको नहीं दिखाई दिया जिससे ये जाहिर हो कि वो शदीद गमो गुस्से में। रेजिस्टेंस नहीं शो की उन्होंने। ठीक, उसकी वजूहत है। उसकी वजूहत ये हैं कि अमेरिका ने, यूएस ने एक प्रेसिडेंस सेट कर दिया कि किसी को भी आप रात के अंधेरे में पिक कर सकते हैं और उस पर हैं। मुकदमा चला सकते हैं, उसको हवालात में बंद कर सकते हैं, खा वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। रशिया की किससे जंग है? हाँ, रशिया की भी जंग है, यूक्रेन से। यूक्रेन से। चाइना किसी ना किसी हद तक नहीं बल्कि 100% ताइवान से नाला है। उसकी वजह, ताइवान एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपकी चिप मैन्युफैक्चरिंग की। एनवीडिया, ये जो आपके ग्राफिक्स की जितने भी चिप्स हैं वो हो गई, फिर आपकी एआई टेक्नोलॉजी जो इस वक्त छा चुकी है और उसी ने आगे कंट्रोल करनी है तमाम तर सूरत हाल, वो चिप कहाँ मैन्युफैक्चर होती है? ताइवान में। तो फिर चाइना ने भी इसीलिए ढके छुपे अल्फाज में मजम्मत की है चाइना कि इसी प्रेसिडेंट से फायदा उठाएगा। चाइना इज रेडी टू कंकर। चाइना अब इसी प्रेसिडेंट्स को लेके, इसी ये जो सेट पैटर्न तरतीब दे दिया यूएस ने, अब चाइना ताइवान की तरफ नजरें गाड़े हुए है और वो कोई ना कोई इसमें इंतहाई इकदाम करेगा और रशिया यूक्रेन में करेगा। बैकयार्ड, they all are looking forward for to save or to conquer or to capture their backyards. अमेरिका ने क्या कहा कि मैं अपने बैकयार्ड की हिफाजत कर रहा हूं। बिल्कुल, बैकयार्ड की हिफाजत के जिम्मन में ये सारी कार्रवाई हुई है ना। आके हमारे इतने एसेट से जो स्टोल कर लिए गए, सारा कुछ हुआ। हालांकि एसेट्स तो स्टोल नहीं हुए, वो नेशनलाइज किया था उन्होंने। लेकिन सर मैं ये समझता हूं कि नेशनलाइजेशन जो है ना वो कोई अच्छा फैसला नहीं होता। ये होगो शावेज का था, होगो शावेज का फैसला था। होगो शावेज एक बड़ा जबरदस्त किस्म का हीरो था। हाँ, उसका करिश्मा बड़ा था, उसका बहुत करिश्मा था। ये जो आपके मेडोरो हैं, मेडोरो का वो करिश्मा नहीं है। और अमेरिका इस इंतजार में था कि होगो शावेज के बाद जो होगा उसको इस तरह से उठाया जाएगा, क्योंकि 2013 में वो कैंसर से उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई उसके। अच्छा, ये 1998 आपने नोट किया ना जी, ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी नॉट ओनली ट्रम्प, ये 1998 से स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, हर अमेरिकी सदर जो है वो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। इस कॉन्स्पिरेसी लेकिन जुर्रत किसी ने नहीं की। जुर्रत किसी ने नहीं की। ये जुर्रत कर गए क्योंकि इनका वो कहते हैं ना, ये बॉलिंग बड़ी जबरदस्त, हाथ खुला हुआ है इनका हर जगह पे। लेकिन इससे सर ये जो इनकी जो पोजीशन है अमेरिका की वो खराब हो रही है। गजा के हवाले से, गजा में जो पीस मिशन के हवाले से इनकी एक कोशिश जिसमें इनको बड़ा सराहा जा रहा है, वो इससे डिस्ट्रॉय हो गई। क्योंकि इन्होंने जो इकदाम किया है वो क्या पीस के हवाले से, वो तो खिलाफ वर्जी है। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की, पाकिस्तान पहले ही गजा में अपनी फोर्सेस भेजने से इनकार कर चुका है। ऑल्दो पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से अमेरिका के साथ मोहब्बत में है। दूसरी जानिब अगर आप आ जाएं तो सीपैक को अगर आप लेते हैं तो सीपैक में पाकिस्तान जो है वो चाइना का पार्टनर है। रशिया के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। तो पाकिस्तान तो बीच में फंस के रह गया है। पाकिस्तान को भी आइंदा आने वाले वक्त में इसके नुकसानात हैं। यानी इसका मतलब है कि ये जो अभी इकदाम वेनेजुएला में हुआ है, जो अमेरिका ने किया है, इसमें न सिर्फ चाइना, रशिया, बल्कि ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी दांव पर लगा हुआ है। यस, आप ये देखिए कि एक ख्वाब देखा अमेरिका ने अपनी एक ब्लॉक बनाने का, वो नहीं बन सका। ठीक, चाइना, रशिया, अमेरिका और फिर भारत ने भी एक ख्वाब देखा, वो भी नहीं बन सका। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सब अपने अपने जगह पे। बुनियानुल मरसूस में जो कामयाबी, बुनियानुल मरसूस की कामयाबी जो है वो उसने का नक्शा बदल दिया। ये सारे का सारा जो ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी की वाहवाह हुई है। एग्जैक्टली। अब सर ईरान पे वो जो छुप के खामोशी से बैठा हुआ है ना इजराइल खामोशी से, इजराइल ने अटैक किया ईरान पे किया। ठीक, अमेरिका ने भी उसका साथ दिया, भरपूर साथ दिया और ये साबित कर दिया कि रशियन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो
कारगर साबित नहीं हो सकी, ना इंडिया में कारगर साबित ना वहाँ पे हुई। ना वहाँ पे हो सकी। लिहाजा ये एक वंस अगेन, ये पूरी दुनिया में जो थोड़ा बहुत सर उठा रहे थे लोग, वेनेजुएला की इस कार्रवाई के बाद वो सबको एक दफ़ा मैसेज मिल गया कि अमेरिका, वो जो बड़ा चौधरी है, वड्डे चौधरी साहब पंचायत नहीं लगाएंगे, वड्डे चौधरी साहब सीधा सीधा चूज एंड पिक करेंगे, हाईजैक करेंगे और सिस्टम को चेंज कर देंगे। लेकिन सर, ईरान को बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। ईरान की जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है वेनेजुएला में, वो अब आपको खतरे में नजर आ रही है। क्योंकि जब ये सारे का सारा वेनेजुएला का कंट्रोल संभाल लेना है अमेरिका ने, अमेरिका की नजर ऑयल तो कहते हैं बहुत छोटी चीज है सर, इट्स अ चेरी ऑन द टॉप। असल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिस पर नजर है। असल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिस पे नजर है। उसमें आपकी एटॉमिक जो आपके हैं, वो उसमें आपकी जितनी भी वो मैं बताता हूँ ये कौन कौन से, वो कहते कोबाल है, कोयटॉन है, एक मिनरल है कोयटॉन, जो स्मार्टफोन्स और मिलिट्री वेपन्स में इस्तेमाल होता है, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए इस्तेमाल होता है, वो यहीं से आता है। फिर गोल्ड जो अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है लैटिन अमेरिका की, वो यहाँ वेनेजुएला में मौजूद है। गोल्ड, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, निकल, कोबाल्ट, लिथियम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी में, वो भी यहीं से आता है। और चाइना की मोनोपोली है कि 90% वो एक्सपोर्ट करता है रिफाइन करके। अब जिस वक्त अमेरिका वेनेजुएला का ये सारे का सारा कंट्रोल संभाल लेगा, तो चाइना को कॉर्नर करेगा सबसे पहले। गौर करें आप, चाइना इस वक्त 91% ऑफ द एक्सपोर्ट का चाइना मालिक है। अब जब वेनेजुएला को कैप्चर कर लेता है, कैप्चर इन द सेंस कि अपनी पपेट गवर्नमेंट वहां पे बिठा देता है, तो फिर वो इसे कंट्रोल करेगा और ये सारी ये जो मोनोपोली चाइना की तोड़ देगी। तो बुनियादी तौर पे अमेरिका मोनोपोली तोड़ना चाह रहा है चाइना की। तो अब चाइना कैसे दिफा करेगा अपनी मोनोपोली का? चाइना चाइना कोई मतलब बेवकूफ़ नहीं है, वो भी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट्स है उनकी। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे खतरे में है, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होने जा रहा है। ईरान है पाकिस्तान का बॉर्डर, बिल्कुल है, ठीक है सर। अगर इजराइल की जानिब से ईरान में आपको पता है तकरीबन 55-50 के करीब शहरों में ज़बरदस्त किस्म के हंगामे हो रहे हैं। रिजीम चेंज के लिए बहुत हंगामा रही है, और अमेरिका ने ये धमकी भी दे दी है ईरान को कि अगर ईरान ने अपने ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, ये जो राइट्स हो रहे हैं, इनके खिलाफ अगर कोई सख्त कार्रवाई की, अगर फोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो फिर हम अमेरिका पे इंटरवेन करेंगे। ऑल्दो ईरान ने ये कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, ये हमारे लोग हैं, हम इनको प्यार से मोहब्बत से संभालेंगे। लेकिन ये प्यार और मोहब्बत वाला मामला दिखाई नहीं दे रहा, इसके पीछे कोई और है। इसके पीछे कोई और है। इजराइल ने फाइनली अब ईरान को कॉर्नर करना ही करना है, और अगर ईरान में कोई एक्शन हो जाता है सर, जो कि होने जा, अब ये महीनों की गेम नहीं है सर, ये अब दिनों की गेम है, हफ्तों की गेम है। ईरान ने अगर कोई भी चोट खानी है तो फिर रिफ्यूजीज का मामला आएगा। वो बॉर्डर से इधर आएंगे, बॉर्डर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने अगर सपोर्ट किया तो अमेरिका साहब नाराज हो जाएंगे। चौधरी साहब अगर नाराज हो गए तो चौधरी साहब को अगर राजी करने जाएंगे तो चाइना साहब नाराज हो जाएंगे, और उधर से रशिया साहब भी नाराज हो सकते हैं। तो फंसा कौन? पाकिस्तान। और फिर अगर पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाता है, अगर पाकिस्तान इस सारे मामले में किसी तरीके से कॉर्नर में लग जाता है ना, नुक्रे लग जाता है, तो फिर भारत को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा कश्मीर इशू को उठाने का। तो ये कोई छोटी सी गेम नहीं है। मुझे ये सारी की सारी कहानी जो है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये साबित हो जाना है एट एनी कॉस्ट कि मडोरो ड्रग कार्टल का हिस्सा है। तो ये कौन साबित करेगा? अमेरिकी अदालत में? सर ये अमेरिकी अदालत में सबूत मौजूद है ना सर, मतलब ये छुपाया नहीं जा सकता सर, चूंकि हमास हो गई, हिजबुल्लाह हो गई, और जो दीगर टेररिस्ट तंजीमें जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको फंडिंग कैसे होती है सर? नेचुरल, रियल, लीगल रिसोर्सेज से फंडिंग नहीं हो सकती। फंडिंग के लिए आपको इलीगल सोर्स रिसोर्स की जरूरत है, और वो ड्रग्स है, और वो है ड्रग्स। ड्रग्स को आप कोई मामूली चीज ना समझे सर।
अगर आप बात करें कि जी कुछ लोगों ने सवाल किया मुझसे एक दो रोज़ पहले कि जी इस तरह से तो ड्रग्स तो अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो अफ़गानिस्तान क्यों अ, उस लेवल पे तरक्की नहीं कर सका अगर ड्रग्स ही तरक्की का अफीम बड़ी सरचश्मा है। मकदार है उसकी। सर अफ़गानीज़ की वर्ल्ड ओवर बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की के एसेट्स हैं। वो गरीब नहीं है। गुर्बत सिर्फ जो दिखाई देती है, जो पिस रहे हैं वही कि फ़ायदा और नुकसान बुनियादी तौर पे अवाम का होना चाहिए। तो नुकसान हो जाता है अवाम का, फ़ायदा अवाम तक नहीं पहुंच सकता। स्मगलिंग क्यों होती है वेनेजुएला से? कोलंबिया की ड्रग्स वेनेजुएला से क्यों स्मगल की जाती हैं कि जो क्रीम है वो सारी की सारी अशराफिया को मुंतकिल होती है। ग्रास रूट लेवल तक जो बेनिफिट्स हैं ऑयल की निस्बत या मिनरल्स की निस्बत वो नहीं पहुंचते। तो फिर हर सतह पे ड्रग कार्टल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें प्रेसिडेंट कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? ड्रग कार्टेल का हिस्सा कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है कि कोलंबिया का बॉर्डर क्रॉस करें ड्रग्स ऑल द वे लॉन्ग पूरा वेनेजुएला क्रॉस करके तो अटलांटिक में जाएं? अगर गवर्नमेंट उसको सेफ पैसेज प्रोवाइड नहीं कर रही तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। और ये जो बहती गंगा है ना सर, ये छोटी सी बहती गंगा नहीं है, इसमें से बहुत जो है वो हाथ धोने वाले मौजूद हैं। जो मिडोरो का बेटा है वो भी बराह रास्त ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। अमेरिकन स्टेट्स में जो ड्रग सप्लायर है वो मिडोरो का बेटा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, ये वो एविडेंसेस मौजूद हैं जिस पे बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स बात कर चुके हैं कि फर्स्ट लेडी जो है, फर्स्ट लेडी भी किसी ना किसी हद तक ड्रग कार्टल्स को सपोर्ट करती रही हैं और ड्रग कार्टल्स का हिस्सा रही हैं। तो ये दो तरह का क्राइम, एक जानब से अगर आप डकैती कहते हैं, मुसल्ला डकैती कहते हैं, चलें ठीक है, एक ये क्राइम जारहियत कर रहे कहते थे, हैं, एक जानब ड्रग कार्टल, ये क्राइम दो कर रहे clash हो थे गए। ड्रग कार्टल्स का हिस्सा बनके। और अमेरिका ने सबसे बड़ा क्राइम किया कि उन्होंने डकैती की, उन्होंने अगवा किया एक प्रेसिडेंट को, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया और इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशन की है, लॉज की। तो फिर वो भी तो कसूरवार है। कसूरवार पे मुकदमा कहाँ चलेगा? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने इससे पहले जो मुकदमा दायर किया गया था पनामा को लेके, उसमें क्या फैसला दिया? वहां पे तो शांति और अमन का माहौल है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। मतलब यूएन कोई रोल प्ले नहीं यूएन करेगा। कोई रोल प्ले करने नहीं जा रहा। चाइना का अपना मफाद है ताइवान को लेके, रशिया का अपना यूक्रेन को मफाद है लेके। यूक्रेन को लेके, उधर इजराइल का मफाद है ईरान के को लेके, गजा को लेके। मुझे तो इसमें जो कमज़ोर ममालिक हैं, ऑल दो पाकिस्तान को कमज़ोर मुल्क नहीं है बुनियादन मरसूस के बाद, और अच्छा अगर ये वर्ल्ड वॉर हो जाती है सर, जो कि दिखाई दे रही है, कि आप नोट कर लीजिए, मुझे तकलीफ और दुख इस सारे सानहा का जो पहुंचा है वो ये पहुंचा है कि हमने सब कुछ देख लिया है, हमने एक प्राइम टाइम एंजॉय कर लिया है। जो इस वक्त नौजवान नस्ल आइंदा ख्वाब देख रही है आने वाले वक्त का, वो बड़े भयानक मंजरामा पेश कर रहा है। 6000 वॉर हेड्स हैं रशिया के पास, यू नो इट, एटॉमिक वॉर हेड्स। अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो ये एटमी जंग होगी, ये कोई तलवारों की लड़ाई नहीं है। वो जो धुएं का बादल उठेगा ना सर, वो सूरज को कवर कर लेगा और फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप पीछे चले जाएं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने लोगों की अमवात हुई थी? वो 70 लाख के करीब। वो तो एटॉमिक वॉर भी नहीं थी। 70 लाख लोग जो थे वो लुकमा अजल बन गए थे। तो आज इस सेंचुरी में जबकि वेपन्स जो हैं वो इस हद तक जदीद हो चुके हैं कि उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे दूर मार वो सारे सिलसिले हैं। तो मुझे तो देखें, मैं तो बाहर तौर घूम फिर के सादा अल्फाज में गुफ्तगू करने का आदी हूँ, कोई वो साइंटिफिक गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा। मुझे पाकिस्तान ख़तरे में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इस वक्त
घिर चुका है मुश्किलात में। गजा के लिए फोर्स ना देने मतलब पे साथ किसका दे पाकिस्तान? किसका साथ दे? असल चीज तो ये तीन अतराफ अगर में। चाइना रशिया के साथ होता है तो अमेरिका नाराज है, और अमेरिका का साथी भारत बनने को तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ अफगानिस्तान जो है वो आपको पता है, भारत अफगानिस्तान और अमेरिका वो सेम पेज पे ही हैं, तो फिर हमारे पास गौरी है, लेकिन गौरी की जब नौबत आएगी तो उस वक्त तक कुछ बचेगा तो फिर गौरी की नौबत आएगी। अमेरिका ने ये सारे का सारा क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अभी फौरी तौर पे ही आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो ऑयल प्राइसेस हैं उन पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। कुछ वक्त तक आपको बड़े अर्जा नरखों पे हो सकता है ऑयल भी मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि वाफर होगा। लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में ये अमेरिका आज तक अपना ऑयल तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। हाँ, वो तो रिजर्व है। 55 सर, ये सारे का सारा क्रूड एक्सट्रैक्ट करके अमेरिका रिजर्व में ले जाएगा। रिफाइनरीज चल पड़ेंगी। 500 रुपया लीटर मिलेगा। जैसे एक जानिब हमारा दुश्मन हमें ये कह रहा है ना कि मैं बूंद बूंद को तरसा दूंगा, पानी के लिए तरस जाएंगे, तो ये आप देखिएगा कि वर्ल्ड वाइड ऑयल की बूंद बूंद को तरसा दे। तो ये बात तो ठीक थी जो कहा करते थे कि अमेरिका की दुनिया के तेल पे नजर है, वो चाहता है कि सबसे ज्यादा तेल उसके पास हो, रिजर्व्स उसके पास। जितने भी अर्थ से मिनरल्स हैं, वो खा ऑयल है, वो खा रेयर मिनरल्स हैं, अमेरिका की हमेशा से उस पर नजर है। और जो देखिए, हमारी जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सारी की सारी ऑयल पे बेस कर रही हैं ना, लेकिन उनको आइंदा आने वाले वक्त में जो क्राइसिस है, इसीलिए तो उन्होंने अपनी सिस्टम को चेंज कर दिया, अपनी मईशत को वो दूसरी जानिब लेके जा रहे हैं। ऑयल का उनको ये पता चल चुका है कि ऑयल अब हमारे लिए मेजर इनकम सोर्स नहीं रहा। आइंदा आने वाले वक्त में अमेरिका उसको कैप्चर कर लेगा और फिर अमेरिका की मोनोपोली होगी। लिहाजा वो अपना सिस्टम चेंज कर चुके हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया को ले लें तो वो भी यूएई का पैटर्न अपना रहे हैं। यूएई ऑलरेडी, कतर आप ले लें, तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल अपना तरीकाकार मईशत जो है उसको तब्दील करते चले जा रहे हैं। अब सर आप ये एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो इल्ज़ाम आयद किया गया है मडोरो पे ड्रग कार्टल के हवाले से, ड्रग्स की स्मगलिंग के हवाले से, मार्च की तारीख दी गई है, डेट 17 मार्च 2026, अगली पेशी की। और इस दौरान वो सब कुछ करेगा अमेरिका। इस दौरान अमेरिका तमाम तर मामला तय कर लेगा जो मेरे मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक ऑलरेडी तय हो चुके हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंट हो। ज़ाहिर है वहाँ पे पपेट गवर्नमेंट है, तो वो जो कहेगा डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका कहेगा, यूएस कहेगा, वही होगा। ऑयल अपनी मर्जी से निकालेंगे, हाँ, और उसकी मिकदार बढ़ा देंगे, मिकदार ट्रिपल करेंगे। हाँ, अभी मेरा 1 बैरल है, 1 बिलियन बैरल, 1 बिलियन बैरल वो 3 तक लेके जाएंगे, हो सकता है 3 से भी इंक्रीज करें। वो वहाँ से निकालेंगे और निकाल के अपनी रिफाइनरीज को वो चलाएंगे और फिर इसको वो रिजर्व्स में लेके जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा चाइना के लिए। चाइना इसका मुकाबला कैसे करता है? वो चाइना खामोश तो नहीं बैठेगा ना सर, वो ताइवान पे कब्जा करेगा, तो वो तो चिप्स उसके हिस्से में आएंगी। जो रेयर मिनरल्स हैं वो तो सारा इधर से आता था, वेनेजुएला से। सिर्फ इंडस्ट्री जो है वो, चाइना के पास इस वक्त रिजर्व्स में बहुत कुछ है। एक ख़ास मुद्दत तक चाइना कंट्रोल करेगा। जाहिर है ये मिनरल्स जो है ये एक्सट्रैक्ट होंगी, फिर ये आगे इस्तेमाल होना शुरू होंगी। इट विल टेक टाइम। इन द मीनवाइल जब चाइना बढ़ेगा ताइवान की जानिब, और जब रशिया बढ़ेगा यूक्रेन की जानिब, और जब इजराइल की तरफ से जारहियत होगी, और जब भारत की तरफ से भी पेशकदमी होगी, तो फिर ये दुनिया खामोश नहीं रहने लगी। बाहर तौर अमेरिका को या तो सरेंडर करना पड़ेगा, वो कोई सेफ पैसेज लेगा, क्योंकि जो इकदाम अमेरिका कर चुका है ये सस्टेन नहीं हो सकता, वेनेजुएला में नहीं हो सकता, मुमकिनात में से नहीं है, और ना इसका कोई तौजी पेश की जा सकती है। बिल्कुल, ये आगे चल नहीं सकता। अमेरिका ने मेरी नज़र में, मतलब मैं कोई इतना बड़ा थिंक टैंक नहीं हूँ, मेरी इस पर कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, मैं तो इसे क्राइम के हवाले से देख रहा हूँ कि एज एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुई कि आपने एक जगह पे एक बंदे को किडनैप किया और किडनैपिंग करके आप उसको अपने मुल्क में उठा के ले गए।
तो आपने एक प्रेसिडेंस सेट कर दिया पूरी दुनिया के लिए कि आप किसी भी सरबराह मुमलकत को उसके सेफ होम से निकालें, उसके पैलेस से उठाएं और हवा में बुलंद करें और उठा के ले जाएं। ये मतलब ये प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला ना हुआ, ये उसामा बिन लादेन हो गया। मतलब ऐसी कार्रवाई हुई है जैसी उसामा बिन लादेन की हुई थी एबटाबाद में जो हुई थी। तो वो एक टेररिस्ट था, तो अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, तो इसको भी एज अ टेररिस्ट डील किया गया। इसको भी एज अ नॉट ओनली नार्को स्मगलर, इसको एज अ टेररिस्ट भी डील किया इसको गया नार्को है। दहशतगर्द करार दिया। सर इल्जाम आयद है कि हमास, हिजबुल्ला, तालिबान ये एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो मारिया साहिबा है ना जी, हाँ, मारिया पुचाटो, मारिया जिनको नोबेल प्राइज मिल गया है, जिनको अगो कख नहीं लबा, वो स्टेटमेंट भी दे चुकी हैं। अच्छा जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। ये कहां से बात सामने आई, ये वजह गुफ्तगू क्यों बना कि हमास, तालिबान और हिजबुल्ला जो है वो फॉल करते हैं विद इन वेनेजुएला मौजूद हैं, ये बात बताने वाली कौन है? मारिया साहिबा तो बताने वाली हैं। मारिया ही ने तो स्टेटमेंट दी है कि ईरान सपोर्ट कर रहा है इन तंजीमों को और ये फॉल कर रही हैं विद इन वेनेजुएला, और वेनेजुएला जो है उन्होंने इसको सेफ लैंड दी हुई है कि ये वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ जारी रख सकें, वहाँ पे अपनी प्लानिंग्स करें, वहाँ पे अपने सारे मामलात को लुक आफ्टर करें, और वेनेजुएला ड्रग्स के ज़रिए इनको फंडिंग कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम ईरान और वेनेजुएला जो है वो उन्होंने शेक हैंड किया हुआ है, एंड दे आर वन। तो ये 3 अतराफ अटैक है अमेरिका का। एक तरफ वो अपने लाडले बच्चे को, अपने ब्लू आइड इजराइल को सपोर्ट कर रहा है ईरान के अगेंस्ट, खामोशी से बैकयार्ड की सेफ्टी के हवाले से वेनेजुएला पे हमलावर होके। दूसरी जानिब चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, और तीसरा रशिया को ये बताया कि तुम्हारा सेफ्टी निज़ाम, समझ गए सर? बिल्कुल। 3 अतराफ में ये अटैक है, ये सिर्फ वेनेजुएला की हद तक महदूद नहीं है। और चौथे, गज़ा के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, गज़ा के हवाले से पाकिस्तान को भी मैसेज दे दिया, माथा भी चूम रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, डिनर लंच करवा रहे हैं। ठीक है, कोई भी लंच फ्री नहीं होता सर, आपको पे करना पड़ता है। गज़ा से इनकार किया पाकिस्तान ने, तो अमेरिका ने एक मैसेज ऐसे दे दिया कि ऑल्दो हम बड़े मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन हम तुम्हारे सर पे आ गए हैं, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमने सैंक्शंस लगानी है, ईरान की वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट फ्रीज होगी। आप नोट कर लें, कैसे मुमकिन है सर कि होल्ड हो जाए अमेरिका का वेनेजुएला पे, और वहाँ पे अमेरिकन जो इन्वेस्टमेंट, ईरानियन इन्वेस्टमेंट जो है वो चलती रहे? हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगी, पॉसिबिलिटी नहीं तो है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सारी की सारी अमेरिका की जाएंगी, वहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल अमेरिका की होगी, वहाँ पे जो रेयर मिनरल्स हैं वो अमेरिका निकालेगा, और फाइनली जैसे पनामा के साथ हुआ, उस आपको पता चला वो किधर गया जो वहाँ से किडनैप हुआ था? नहीं, आज तक नहीं पता चला। कहीं वो अमेरिका में या कहीं यूरोप में वो सेटल हो गया, और वहाँ पे कहीं वो खेती बाड़ी और मजदूरी कर रहा है। तो फाइनली आप देखेंगे एक दिन मडोरो जो है वो भी अब एक किस्सा पारीना हो जाएंगे। तो मडोरो के खिलाफ अगर केस ही चलाना है तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं चलाना चाहिए असूली तौर पे? तो फिर ये उसके लिए यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हो रही यूनाइटेड नेशन लॉबी? किसकी? चौधरी साहब सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका बहादुर का मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो द स्ट्रॉन्गेस्ट चौधरी ऑन द अर्थ इज यूएस। और कहते हैं मजा दियां पैणा होंदियां ने। हर ताकतवर जो है वो अपने एसेट्स की हिफाजत के लिए, वो अपनी बैकबोन की हिफाजत के लिए कुछ मुआहदे करेगा। चाइना शेक हैंड करेगा, रशिया शेक हैंड करेगा, और एट द सेम टाइम अमेरिका भी ये चाहेगा कि रशिया और चाइना के साथ खुशगवार माहौल रहे, क्योंकि अभी वो इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता। और कुछ मुआहदे इस बीच पहले से हो चुके हैं, और कुछ आइंदा होने जा रहे हैं, और उन मुआहदों का हिस्सा रशिया और चाइना भी होगा। और अगर पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं होता, पाकिस्तान ऐसे ही दूरियां बनाए रखता है, तो आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी बड़े बुरे असरात मुरतब होने जा रहे हैं। तो ये तो कोई अच्छा शगुन नहीं है। अच्छा शगुन तो वैसे ही नहीं है सर,
क़यामत की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा इस्लामिक टच भी दे देते हैं ना जी। क़यामत बर्पा ही तब होनी है जब दुनिया में हालात बदतरीन हो जाएंगे, ऐसा ही है। तो अगर खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे, अगर हालात आसूदा रहेंगे, अगर माहौल खुशगवार रहेगा, तो फिर क़यामत नहीं आनी। तो इसके लिए तो तैयार रहना चाहिए कि बदहाली की तरफ हमें बढ़ना है। ये सारी की सारी मंसूबाबंदी अगर अमेरिका इसमें विड्रॉ नहीं करता और अमेरिका अपनी तयशुदा ख्वाहिशात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हठधर्मी का मुजाहरा करता है, तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है और इसमें नुकसान किसी कमज़ोर मुल्क का नहीं, सबका होगा। अच्छा ये बताएं अवान साहब के इस सारे सिनेरियो में, जैसे आपने कहा कि अब ब्लॉक्स जो हैं वो बनेंगे, जाहिर है अमेरिका की तरतीब तो और है, अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तरतीब में आ जाएगा और इस वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कुर्बानियां जो है वो ये तमाम मुल्क देंगे जो वेनेजुएला से किसी ना किसी तरह वाबस्ता है। पाकिस्तान तो वाबस्ता नहीं है सर, पाकिस्तान तो हर जगह वाबस्ता है। चाइना से रिलेट कर रहे हैं सर, पाकिस्तान को आप देखें, पाकिस्तान माइनस की नहीं जो कर सकते इसमें पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है ना सर, वो अगर किसी यूरोपीय मुल्क में भी जो पाकिस्तान से हजारों मील दूर है, समंदर पार है, अगर आप किसी भी जगह को डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसमें आपको दिखाई देगा। पाकिस्तान एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मुल्क है या बन चुका है। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस से आप आंखें नहीं चुरा सकते। चाइना की एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया में है, पूरे यूरोप में है, मिडिल ईस्ट में है, अमेरिका में है, साउथ में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चाइना की मौजूदगी आपको नजर आएगी। और जहां जहां आपको चाइना की मौजूदगी नजर आएगी वहां वहां आपको पाकिस्तान दिखाई देगा, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का पार्टनर कंट्री है। और पाकिस्तान ईरान के मामले में किस तरह से अपने आप को बचा सकेगा? बॉर्डर है, बॉर्डर पे आपके साथ वाले हमसाये के यहाँ घमसान की लड़ाई हो रही हो तो उसके जो शॉक्स हैं, उसकी जो चीखो पुकार है, अगर आप अपने दरवाजे बंद भी कर ले तो वो चीखो पुकार से तो आपकी नींदें हराम होने जा रही हैं। और ईरान इसमें इन्वॉल्व होके रहेगा क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट है बिलियन ऑफ डॉलर्स की। आपसे एक सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि यूएस कंट्रोल्ड वेनेजुएला में ईरानियन इन्वेस्टमेंट को खुलेआम चलने दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस पर तो पहले सैंक्शंस हैं, फ्रीज नहीं हो जाएंगे, फ्रीज कर ले जाएंगे। एंड वंस ईरानियन इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो जाती है तो उसके जो असरात ईरान पे मुरतब होने जा रहे हैं, तो क्या ईरान खामोश रहेगा? ईरान में पहले से जंगो जदल जारी है, राइट्स हो रहे हैं, हंगामा आराई हो रही है। ये जो डकैती हुई है ना सर, ये बहुत सोच समझ के डकैती हुई है। ये डकैती न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दे रही है। इस डकैती के पीछे जो मुहर्रकात हैं, इस डकैती के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है, इस किडनैपिंग के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है, वो मामूली कॉन्स्पिरेसी नहीं है। उसने पूरी दुनिया को एक बार हिला के रख देना है, बल्कि हिला के रख दिया है। ये डकैती को आप सिर्फ डकैती ना समझें, ये डकैती तमाम ममालिक जो गिरदोनवा के ममालिक हैं, वेनेजुएला से मुतल्लिका हैं या चाइना से मुतल्लिका हैं या रशिया से मुतल्लिका हैं या ईरान से मुतल्लिका हैं या इज़राइल के इश्यूज़ हैं, ये उन सब को एड्रेस कर रही है ये डकैती। इस डकैती के ज़रिए ये बता दिया गया है कि अमेरिका का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। और जब अमेरिका ये साबित कर रहा है कि मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, तो ईरान तो ऑलरेडी कमज़ोर तरीन मुल्क है। सबसे पहला हदफ वो होगा, सीरिया के साथ क्या हुआ, इराक के साथ क्या हुआ, लीबिया के साथ क्या हुआ। एक ही मुल्क बचा है जो है ईरान। एक वाहिद लीडरशिप है अली खamenei, जो एक अकेला सिपाही इस वक्त लड़ रहा है, बाकी सब खामोश हो चुके हैं। तो क्या अमेरिका उस एक अकेले सिपाही को लड़ने के लिए, जंगो जदद के लिए आज़ाद छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं। अमेरिका की ये डकैती महज ऑयल के लिए नहीं है, अमेरिका की ये डकैती महज रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए नहीं है। अमेरिका की ये डकैती उस वाहिद सिपाही को भी बर्बाद करने के लिए है जो इंतहाई कमज़ोर हैसियत में भी डट के खड़ा है, अली खamenei। बिल्कुल सही। अली
खामिर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाजरीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।